हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ई लर्निंग क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का मैंने पहला पार्ट डाउनलोड कर दिया है। जो भी दोस्त आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वैदिक संस्कृति का पहला पार्ट देखें, जिससे कि ये वाला पार्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखोगे इस पढ़ने की बातचीत में आगे बढ़ते हुए पहले एक बारी मैं ये बता देता हूं, मैं ओवरव्यू टाइप का दे देता हूं कि पिछली क्लासेस में मैंने वैदिक संस्कृति के अंदर क्या पढ़ाया था। देखो, सबसे पहले वैदिक संस्कृति का हमने टाइम पीरियड जाना था कि वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड क्या रहा है। और फिर वैदिक संस्कृति को कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम अलग था, उत्तर वैदिक काल का टाइम अलग था। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि ऋग्वैदिक संस्कृति की जो स्थापना करने वाले थे, जो नींव डाली थी, वो कौन लोग थे, वो लोग कहां से आए थे, उनके बारे में पूरी डिटेल्स ली थी हमने। ठीक, उसके बाद हमने ये जाना था कि ऋग्वेद, जिससे हमें पूरी जानकारी एक तरीके से मिलती है वैदिक संस्कृति की, इंपॉर्टेंट जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के बारे में जानना शुरू किया था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने अष्टक हैं, कितनी ऋचाएं या मंत्र हैं, सारी चीजों को हमने थोड़ा थोड़ा करके जाना था। उन्हीं चीजों को आज मैं आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को शुरू कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखो, यूपी पीसीएस का भी अनाउंस हो चुका है 2020 का, जो भी यूपी पीसीएस आना है जून में, जिसकी डेट फाइनल है एग्जाम के लिए। अभी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उसके फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे अभी, और फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आईएएस या फिर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जाओगे तो आपको ऐसे रखे हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे सीधे। 100% इस पार्ट में से क्वेश्चन जरूर आता है और हर बार आता है। तो देखो, इस पार्ट में आगे बढ़े, इस पार्ट के अंदर तो उसी की हम बातचीत करेंगे। इससे पहले सभी दोस्त जो भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बराबर में बेल आइकॉन का बटन हुआ उसको भी प्रेस कर दो, और वीडियो को शेयर जरूर करो भाई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो। सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास वाला हमारा नारा है। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा साथ और मेरा विकास वाले लेके मत चलो भाई, जिसका भला हो जाए अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। देखना, तो लास्ट टॉपिक से आगे बढ़ते हुए मैंने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट आपको बताए थे। उन छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर देखोगे, मैंने नदियों के बारे में बताया था कि कितनी नदियों का जिक्र किया गया है। 25 नदियों का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन कौन सी अफगानिस्तान की नदियां हैं, उनका भी जिक्र इसमें किया गया है। अच्छा, कई बार ऐसे पूछ लेता है आपको कि बताइए सतलज नदी को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था, तो उसको शताद्री नदी कहते थे, शताद्री नदी। वैसे ही आपसे पूछ लेगा झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था, वितिस्ता नदी के नाम से। चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, अश्विनी या अश्विन या अश्वनी, जो भी आप रख पाओ नाम याद, अश्विनी नदी के नाम से जाना जाता था। वैसे रावी नदी को पारुषी नदी के नाम से या पौरोशी नदी के नाम से जाना जाता था, और व्यास नदी को विपासा नदी के नाम से जाना जाता था। कुछ ऐसे ही नाम है, आपको याद रख लेने, ठीक है ना। जैसे कुर्रम नाम बताया था मैंने आपको, कुंभरू नदी के नाम से जाना जाता था। गोमल बताया था, गोमती नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में 25 नदियां हैं, लगभग 12-13 नदियां मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको मैप के थ्रू कि सबसे पहले ये लोग आके कहां बसे, फिर आगे कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर जो क्षेत्र था उस पर कब्जा किया। उसके बराबर वाले क्षेत्र पर जब कब्जा किया तो उस पूरे का नाम ब्रह्मावर्त रखा। उससे आगे बढ़े तो गंगा और यमुना के बीच का जो द्वाब का क्षेत्र है उस पर कब्जा किया और उसका नाम वहर्षी प्रदेश रखा इन्होंने। उससे आगे बढ़े तो इन्होंने विंध्याचल और हिमालय के क्षेत्र पर भी कब्जा किया, और आगे बढ़े तो इन्होंने पश्चिम बंगाल वाले या बंगाल वाले क्षेत्र पर कब्जा किया और पूरे का नाम आर्यव्रत भी रख दिया। ध्यान करो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये सब डिस्कस किया था। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को किस नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मुंजवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुंजवत। मैं लिख देता हूं, ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मुंजवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुंजवत नाम इसका दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऋग्वेद में गो शब्द 176 बार यूज किया गया है। 176 बार गौ शब्द का यूज किया गया है। ऋग्वेद के अंदर 125 औषधियों का जिक्र है। औषधि बोलते हैं दवाइयों को, ठीक है ना।
125 औषधि का जिक्र है, जिसमें से 107 स्थानों पर ये मिली हुई है। ठीक है। ऋग्वेद के अंदर मृत्युंजय या मृत्युंजय ऐसी मंत्र भी दिया हुआ है, जिसमें लोग अपनी लंबी उम्र की कामना करते थे। तो ये सारे फैक्ट हैं। ऋग्वेद में क्या क्या दिया है, मैंने लास्ट क्लास देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर वो बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो यहां कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा मैं आज आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन पार्ट इसका शुरू कर रहा हूं। और इसके बेहतरीन पार्ट में देखोगे, एक बार हम ये देखते हैं क्या पढ़ना है हमारे लिए, और आज की वीडियो में उस पार्ट का हम कितना चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ये एक अलग मैटर रहेगा। देखो, आज उस पार्ट के अंदर हम वैदिक संस्कृति के बारे में वो नॉलेज लेंगे जो बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं यहां से। अगर आपने ये समझ लिया और ये समझ में आ गई तो समझ लो वैदिक संस्कृति खत्म, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम राजनीतिक व्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यवस्था। दूसरा पढ़ेंगे इसमें सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। और तीसरा पढ़ेंगे इसमें हम आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। और लास्ट होगा इसके अंदर इसका धार्मिक व्यवस्था, कि यहां पर धर्म किस प्रकार से चलता था, धार्मिक व्यवस्था की बात। ये समझ लो, ये टॉपिक का निचोड़ है। जब भी हम संस्कृति या सभ्यताओं की बात करते हैं ना, ये समझ लो अगर हमने ये नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं पढ़ा उसके अंदर, चाहे हमने कितना भी उसके फैक्चुअल चीजों को जान लिया है। क्वेश्चंस फैक्चुअल में से कम आते, ये वास्तव में कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं कि वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, व्यापार कैसे करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ठीक है ना, राजा उनका कैसा था, स्त्रियों की क्या हालत थी, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। देखो, अगर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम जाने यहां पर, तो राजनीतिक व्यवस्था को आप प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जान सकते हो, प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं इसे, हम दोनों नाम दे सकते हैं इसको। तो देखो, जब आर्य भारत में आए थे, ये पॉइंट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसी के अंदर, कि जब आर्य भारत में आए थे तो आर्यों से पहले जो लोग भारत में रहते थे उनको बोला जाता था दस्यु या दास। समझ लेना भाई अच्छे से, दस्यु या दास उनको बोला जाता था, जो भारत में पहले रहते थे आर्यों से पहले। जब आर्य लोग भारत में आए तो इन्होंने दस्यु दास, या इनको अनार्य भी बोला गया है। ठीक है, अनार्य भी इनको बोला गया है। इन्होंने आर्यों का विरोध किया। जब विरोध हुआ आर्यों का, तो आर्यों के बीच में और इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध होगा। और जो युद्ध होता है तो फाइनली इस युद्ध का रिजल्ट मैं पहले ही बता देता हूं आपको। इस युद्ध के अंदर जीतता कौन है, जीत किसकी होती है, आर्यों की होती है। ठीक है, इस युद्ध में जीत किसकी होती है, आर्यों की होती है। देखोगे आर्यों की जीत के पीछे इंपॉर्टेंस क्या थी, कि आर्यों की जीत हुई क्यों इसमें। तो सबसे पहली बात, जब ये आर्य आए थे तो इनके साथ 5 कबीले थे, इनके साथ 5 कबीले थे जो युद्ध में लड़े थे। इनके साथ भी 5 कबीले थे, इनके साथ भी 5 कबीले थे। और इनके जो सरदार रहे थे यहां पर, वो रहे थे सुदास, और इनके जो सरदार रहे थे वो रहे थे विश्वामित्र, विश्वामित्र। अब देखो, इनमें जो 5 कबीले थे इनके नाम पेपर में पूछे जाते हैं, 5 का नाम याद कर लेना, मैं पिछली क्लास में बोला हूं। पुरु, यदु, अनु, तुर्वशु और द्रुहु। ठीक है, ये 5 कबीले थे। ठीक है, इसमें कुछ वंश भी थे इनके पास, जैसे एक भरत वंश था इन पर, एक क्रीवी वंश था। वैसे तो भरत ही याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट रहेगा भरत। और इसी भरत वंश के जो राजा होते थे वो कौन होते थे, सुदास होते थे। अगर इनकी बात करोगे तो इनके पास कौन कौन से थे। ठीक है, इनके पास जो कबीले थे उसमें एक का नाम था अकिन्न कबीला, एक का नाम था पख्त, ठीक है ना, पख्त कबीला। एक का नाम था यहां पर भलानास,
भलानाश, और एक का नाम था यहां पर वृषाणी, वषाणी, और एक का नाम था शिवी। 5 कबीले इनके पास थे। देखो ये नाम थोड़े से टफ जरूर पड़ेंगे, लेकिन पेपर वाला भाई ऋग्वैदिक से क्वेश्चन आते ही इसलिए है कि लैंग्वेज बहुत टफ है, यहां पर इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, समझ में आएगी। तो 5 कबीले तो इनके पास थे और 5 ही कबीले इनके पास थे। यहां पर जो सरदार थे वो कौन थे? सुदास, और यहां पर जो सरदार थे वो कौन थे? विश्वामित्र। फाइनली युद्ध हुआ, युद्ध जीते कौन? आर्य। तो आर्यों में जो मेन इंपॉर्टेंट कवि वंश था वो कौन सा था? भरत था। तो आर्यों के जीतने के बाद इसी भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। ये जो युद्ध जीता था आर्यों ने, वो किसके दम पर जीता था? रथ के दम पर। रथ में जो घोड़ों का यूज किया जाता था उसके दम पर उन्होंने ये युद्ध जीता था। ये इस युद्ध का नाम क्या था? इस युद्ध का नाम था दशराज्य युद्ध, दाशराज्य युद्ध इसका नाम था। ये युद्ध हुआ कहां पर था? ये युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे हुआ था। कहां पर हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। बाद में सभी लोग मिल गए थे, कुरुवंश की और स्थापना हो गई थी, मतलब इन्होंने भी इसको अपना लिया था। मैंने ये बताया भी था कि इनका जो मूल वो था वो द्रविड़ तरीके से माना जाता था, वो छोड़ते आगे बढ़ते इस चीज को लेके। तो ये तो युद्ध हो गया यहाँ पर। युद्ध होने के बाद ये सारी चीजें प्रक्रिया यहाँ पर जीत गए, ठीक है। अब एक तरीके से स्थापित किसकी हो जाती है यहाँ पर? सत्ता, आर्यों की सत्ता स्थापित हो जाती है जब। अब इसके बाद क्या होता है? कर दो रफ। देखो यहां पर जो शासन की इकाई थी, जो प्रशासन की यहां पर इकाई थी, प्रशासन की जो इकाई थी उसको बोलते थे यहां पर जन। क्या बोलते थे? जन बोलते थे। प्रशासन की इकाई को यहां पर क्या बोलते थे? जन बोलते थे। और जन को ही हम कबीला भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कबीला भी इसी को बोल देते हैं। इस जन का जो राजा होता था उसको राजन बोलते थे। क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। जन का जो राजा होता था उसे क्या बोला जाता था? राजन बोला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उस टाइम पर जो राजा होता था उसका नाम क्या होता था? राजन होता था। राजा को राजन बोलते थे। यहां पर जो राजा होता था, जैसे हम राजन बोल रहे हैं, कि राजा शुरुआत में, जब शुरू में व्यवस्था चली थी, तो राजा को जनता के द्वारा चुना जाता था। जैसे हमारे यहां पर अभी होता है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, हमारा राजा कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहां पर जनता के द्वारा राजा को चुना जाता था। जनता वोट करती थी और जिसको वोट ज्यादा मिलते थे राजा वही बन जाता था। तो ऐसे ही यहां पर होता था। लेकिन बाद में यहां पर ये वाला पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। अब राजा का चुनाव नहीं होगा, जो राजा है उसी के घर में से उसके बाद किसी और को राजा बना दिया जाएगा। वंशानुगत ये पद अब हो गया। अब वंशानुगत तो पद हो गया, लेकिन राजा जो होता था वो निरंकुश नहीं होता था। राजा जितने भी फैसले लेता था वो सब कबायली संगठनों की सहायता से लेता था, या उनको सबको इकट्ठा कर लेता था किसी भी फैसले के लिए, अपनी मर्जी से नहीं लेता था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित और ग्रामीणी नामक अधिकारी होते थे, ठीक है। पुरोहित और ग्रामीणी। पुरोहित यहां पर पंडित को भी बोला जाता है, और पुरोहित का जो पद था ये भी वंशानुगत था। यहां पर पुरोहित का जो पद था ये भी कैसा था? यहां पर वंशानुगत था। यहां पर रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी का भी जिक्र है, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। मैं लिख देता हूं यहां पर रथकार और कम्मादी भी अधिकारी होते थे, जिनको क्या बोला जाता था? रत्नी। और जो रत्नी होते थे इनकी संख्या टोटल कितनी होती थी? राजा को मिलाकर 12 होती थी। राजा को मिलाकर रत्नी की संख्या कितनी होती थी? 12। अब आप बोलोगे ये रत्नी क्या होता है? रत्नी समझ में नहीं आती। जैसे अभी देखोगे सरकार चल रही है, सरकार का अपना मंत्रिमंडल होता है। भाई सरकार के मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं? टोटल सीटों का 15%। कितने होते हैं? 15%। तो ऐसे ही यहां पर राजा का भी मंत्रिमंडल होता था। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पर 9 रत्न है, ठीक है ना, कहीं पर अष्टप्रधान है, नाम सुने ना, ठीक है।
तो ऐसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है ना, अष्टप्रधान थे शिवाजी के दरबार में, तो ये मंत्री होते थे इनके। तो रत्नी को ही मंत्री बोला जाता था, मतलब जो ग्रुप होता था मंत्रियों का उसी को क्या बोला जाता था, रत्नी बोला जाता था। तो एक तो यहां पर ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अधिकारी के रूप में जो दुर्गपति होता था, दुर्गपति, उसको पुरप बोलते थे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में दुर्गपति, दुर्ग होते किले की रक्षा करने वाला या उसका अधिकारी, किले का जो अधिकारी होता था, किले जो बने थे उसको पुरप बोलते थे। दुर्गपति को क्या बोलते थे, पुरप बोलते थे। और जो गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था इसको बोलते थे स्पश। क्या बोलते थे, स्पश इसको बोला जाता था। मतलब जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था, स्पश, यहां पर उसको बोला जाता था। एक इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है। इसके अलावा देखोगे ऋग्वैदिक काल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 3 संस्थाएं थी, ठीक है, 3 संस्थाएं थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक संस्था का नाम था सभा, एक संस्था का नाम था समिति और एक संस्था का नाम था वेदथ। तीनों संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में वेदथ का जिक्र आया है 122 बार, समिति का आया है 9 बार और सभा का आया है 8 बार, ठीक है। वेदथ का कितनी बार आया है, 122 बार, और समिति का कितनी बार जिक्र आया है, 9 बार, सभा का कितनी बार आया है, 8 बार आया है। अब ये सभा जो होती थी संस्था, ये संस्थाएं तीनों क्या है, संस्था। सभा जो होती थी संस्था, इसकी तुलना आप आज के समय में किससे करोगे, लोकसभा, राज्यसभा से। किससे करोगे, राज्यसभा से। मतलब सभा के अंदर जो व्यक्ति होते थे वो श्रेष्ठ, संभ्रांत और बुद्धिमान लोग हुआ करते थे। बुद्धिमान लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, वृद्धजन लोगों की या पढ़े लिखे बहुत ज्यादा उनकी ये सभा होती थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी उस टाइम पर, इसलिए 8 बार इसका जिक्र हुआ है। और ये श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, इतना याद रखो, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था हुआ करती थी। अगर समिति की बात करोगे तो समिति की तुलना किससे की जाती है, लोकसभा से, लोकसभा से की जाती है, ठीक है। किससे की जाती है, लोकसभा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोकसभा से होगी तो जैसे लोकसभा क्या होती है भाई, जनप्रतिनिधि होती है। लोकसभा क्या होती है, जनमानस होती है। जनमानस के द्वारा उसको अपॉइंट करके वहां पर भेजा जाता है जितने भी सदस्य होते हैं। ऐसी बिल्कुल समिति होती थी, ये भी जनमानस की संस्था होती थी, ठीक है ना। सभी लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें होता था, ठीक है। आम जनता के द्वारा इसमें लोग जाकर चुने जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं आम जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, सभी इसको वोट नहीं करते, जबकि लोकसभा के सदस्यों को सभी वोट करते हैं। वैसे ही यहां पर था सभा और समिति के अंदर। वेदथ की बात करोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि बताइए ऋग्वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सी थी। तो सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सी होती थी, वेदथ होती थी। और इसका जिक्र कितनी बार मिला है, 122 बार इसका जिक्र मिला है। जनमानस की इसको संस्था बोला जाता था। कोई भी इसमें जाके भाग ले लिया करता था, कोई भी जाके इसमें भाग ले लिया करता था, इसलिए इसको सबसे लोकप्रिय संस्था का नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है। तो ये पूरे के पूरा आपका क्या बन जाता है, राजनीतिक व्यवस्था का पार्ट बन जाता है। ये थी ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था। दूसरी ओर बढ़ते हैं, दूसरा देखोगे पार्ट देखते हैं इसमें। भाई देखो अच्छे से पढ़ लो, यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और देखो पढ़ाई को लेके ज्यादा ये हेक्टिक मत हुआ करो, सुकून से पढ़ो, कूल होके पढ़ो, ठीक है। ये मत सोचोगे बस जल्दी से कुछ हो जाए, है? मिर्जा गालिब का एक शेर है, मुझे याद आ रहा है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो डरते क्यों यार कि हमारा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग। आपके अंदर बहुत ज्यादा इफिशियंसी है कुछ करने की, लेकिन आप उसे ढूंढो अपने अंदर, ठीक है। आपके अंदर बहुत पावर है भाई, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी चीजों की डिमांड भी नहीं है कि बहुत सारी चीजें होंगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक।
तो जो भी करना है कूल होके करो, बस एक सुबह उठो, एक मोटिव बनाओ कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है। सुबह उठ के देखो, सुबह उठो एकदम से, ठीक है, सुबह उठ के भगवान भगवान अल्लाह का जो भी नाम लेना लो, ठीक है, फिर एक मोटिव बनाओ कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है, बस इतना सुबह उठ के बना लो। जो सुबह उठ के आपने मोटिव बना लिया ना, तो मैं 100% कह रहा हूं आप दिन में अचीव कर लोगे। आप सुबह उठते हो, सबसे पहले तो आंख खुलती नहीं है और मोबाइल, और फिर लिया कौन कौन के मैसेज हैं, हाय बाबू, तो इस बाबू के चक्कर में ना जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है। दूर रहो मोबाइल से, थोड़ा सा पढ़ लो जब तक जॉब नहीं लग जाती है, ठीक है। तो देखो ये तजुर्बा, एक शब्द आया तो मुझे एक शायरी ध्यान आ गई तजुर्बा पे। तजुर्बा कहता है कि मोहब्बत से किनारा कर लो, तजुर्बा कहता है कि मोहब्बत से किनारा कर लो, लेकिन दिल कहता है कि ये तजुर्बा एक बार फिर से कर लो, ठीक है। आप नहीं करोगे, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो दूसरा यहां पर आते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंदर। तो सामाजिक व्यवस्था में देखोगे, सबसे पहले देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं सारी चीजों को, मैं तो ये भी नहीं कर रहा हूं कि आधा घंटा में सारी चीजों को खत्म, अरे आराम से समझेंगे, क्या जल्दी पड़ी है हमारे लिए, ठीक है ना। पेपर तक सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपकी। जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बस। मेरा हमेशा क्लास में भी जब पढ़ाता था मैं यही बोलता था, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ज्यादा के चक्कर में मत भागो, पता चले कि कुछ भी नहीं आ पाया आपसे। जितना पढ़ना अच्छे से पढ़ो, उससे क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं, बात खत्म। सेटिस्फेक्शन मिलेगा बहुत अच्छा अपने आप को कि जो पढ़ा हमने वो करके आए। जो नहीं पढ़ा वो नहीं हो रहा तो दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा वो नहीं हो रहा बहुत दिक्कत होती है फिर पेपर के बाद, समझ रहे हो। सामाजिक व्यवस्था के अंदर देखोगे तो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी, समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो होती थी कुल। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? कुल होती थी। अब ये कुल किसको कहा जाता था? कुल कहा जाता था एक छत के नीचे रहने वाले परिवार को। एक छत के नीचे जो परिवार रहता था उसको क्या बोलते थे? कुल बोलते थे। तो कुल का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था? कुलुप बोला जाता था। कुल के मुखिया को क्या बोला जाता था? कुलुप बोला जाता था। देखो भाई, सामाजिक व्यवस्था से बहुत क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है। कुल के मुखिया को क्या बोला जाता था? कुल बोला जाता था। और कई सारे कुल मिलकर, जब कई कुल आपस में मिल जाते थे, कई कुल मिलकर किसका निर्माण करते थे? गांव का, ग्राम का निर्माण करते थे। भाई कई कुल मिलकर किसका निर्माण करते थे? एक ग्राम का निर्माण करते थे, ठीक है। ग्राम का जो मुखिया होता था इसको ग्रामीणी बोला जाता था। ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामीणी बोला जाता था। और जब कई ग्राम मिल जाते थे आपस में, कई ग्राम मिल जाते थे, कई ग्राम मिलकर, ठीक है, आपस में किसका निर्माण करते थे? एक विष का निर्माण करते थे। विष, एक विष का निर्माण करते थे। और विष का जो मुखिया होता था उसे विषपति बोला जाता था। विषपति बोला जाता था। कहीं कहीं वज्रपति भी लिखा हुआ है, ठीक है। विषपति इसको बोला जाता था। और जब कई विष मिल जाते थे, जब कई विष मिल जाते थे तो कई विष मिलकर, वो वाली विष नहीं जो हम करते हैं, किसी को विश कर रहा था मैं, ठीक है, तो कई विष मिलकर क्या बोलते हैं? कुल का निर्माण करते थे। जो मैंने आपको अभी सबसे पहले यहां पर शुरुआत की थी कि प्रशासनिक इकाई जो थी वो कुल होती थी, ठीक है। तो कई सारे विष मिल जाते थे, तब किसका निर्माण होता था? कुल। और कुल का जो मुखिया होता था इसको क्या बोलते थे दोस्तों? राजा बोलते थे। क्या बोलते थे? राजा इसको बोला जाते थे। और कई कुल मिल जाते थे जब, कई कुल मिल जाते थे जब, तो कई कुल मिलकर किसका निर्माण करते थे? राष्ट्र का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? राष्ट्र का निर्माण। और राष्ट्र के मुखिया को क्या बोला जाता था उस टाइम पर? सम्राट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सम्राट इसको बोला जाता था। समझ में आई ये वाली कहानी? देखोगे इसे एक बारी फिर से रिपीट करते हैं हम। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे क्या बोला जाता था? कुल बोला जाता था। और एक छत के नीचे रहने वाले परिवार को हम क्या बोलते थे? कुल बोलते थे। जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारे घर में फैमिली होती है, उसे अगर ऋग्वेद के हिसाब से देखोगे तो कुल बोलते हैं उसको। कुल का जो, हमारी फैमिली का जो मुखिया होता था उस कुल के मुखिया को हम क्या बोलते थे? कुलुप बोलते थे, ठीक है।
कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, जिसे ग्रामीण जिसका मुखिया होता था, और कई ग्राम विश का, विश के मुखिया को विशपति, और कई विश मिलकर कुल का, और कुल के मुखिया को राजा, और कई कुल मिलकर राष्ट्र का, और राष्ट्र के मुखिया को सम्राट कहा जाता था। अब देखोगे जो समाज था यहां पर जो समाज था ये कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मतलब पुरुष प्रधान इसको आप बोलोगे जैसे आज के टाइम के हिसाब से, कि समाज जो था ये पितृसत्तात्मक था, सत्तात्मक था, ठीक। मतलब घर के अंदर जो मुखिया होता था वो कौन होता था, पिता होता था। घर के अंदर मुखिया कौन होता था, पिता घर के अंदर मुखिया होता था। जैसे आज की स्थिति है, घर के अंदर मुखिया कौन होता है, पिता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर के बाहर मुखिया पिता होता है, लेकिन घर के अंदर देखोगे तो मम्मी होती है। सारा हैंडल किसके हाथ में होता है, हाँ, वो दिखाने के लिए पापा बाहर के मुखिया है, लेकिन अंदर के मुखिया कौन है, वास्तव में मम्मी है, ठीक है। तो अभी का पता नहीं है सिस्टम कौन मुखिया रियल में है। तो अभी घर का मुखिया कौन होता था, पिता होता था, और पुत्र की उत्पत्ति के लिए, मतलब पुत्र पैदा हो जाए इसके लिए क्या है, भगवान से, देवताओं से कामनाएं की जाती थी कि पुत्र पैदा हो जाए। ये तो आज भी है हमारे समाज में, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा चेंज हो गया, ठीक है। आज भी तो यही है कि पुत्र होगा तो लड्डू बटेंगे, पुत्री होगी तो शोक मनेगा घर में। ये कितनी गलत इंटेंशन के साथ आज भी लोग जी रहे हैं समाज के अंदर, ठीक है। बहुत गंदी इंटेंशन है भाई, लड़की लड़का समान है, सब सही है ना, सबको बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, सबको चार हाथ पैर दिए। ऐसा तो नहीं है लड़की के अंदर आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ये बहुत गलत इंटेंशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, ठीक है। तो ऐसा होता था यहाँ पर कि पुत्र का जन्म हो, पुत्र पैदा हो, उसके लिए सब मिलकर देवताओं से कामनाएं करते थे। ये बड़ा एकदम से यहाँ पर ये रहता था। और क्या था यहाँ पर समाज के अंदर, मैंने एक चीज और बताई थी कि समाज में यहाँ पर वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या मिलती है, वर्ण व्यवस्था देखने को यहाँ पर समाज में मिलती है। मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में फिर से चर्चा करूंगा मैं। तो वर्ण व्यवस्था का जिक्र मैंने कौन से मंडल में बताया था, 10वें मंडल में इसका जिक्र है, और इस मंडल को क्या बोला गया है, पुरुष सूक्त मंडल इसको बोला गया है, ठीक है। कौन सा मंडल बोला गया है, पुरुष सूक्त मंडल इसको बोला गया है। देखो वर्ण व्यवस्था के अंदर हमारे समाज को नॉट धर्म, समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे पहला क्या होता था, ब्राह्मण। दूसरा क्या होता था स्टूडेंट इसके अंदर, दूसरा होता था क्षत्रिय, नेक्स्ट होता था वैश्य, और एक और होता था इसके अंदर शूद्र। ये 4 हमारे समाज में समाज को बांटा गया इस तरीके से। अब देखो जो ब्राह्मण होता था इसका मतलब होता था ज्ञानी, मैंने उस दिन भी समझाई थी। क्षत्रिय होता था इसका मतलब होता था योद्धा, ठीक है। वैश्य होता था इसका मतलब होता था व्यापारी या बिजनेसमैन, और शूद्र जो होता था इसका मतलब होता था मजदूर, ठीक है ना, मजदूरी करने वाला, काम करने वाला, कुछ भी से बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें था क्या कि जो 3 वर्ण थे शुरुआत के, ये तीनों वर्ण को हम क्या बोलते थे, श्रेष्ठ वर्ण बोलते थे, ठीक है। श्रेष्ठ इसलिए बोलते थे क्योंकि ये आपस में चेंज हो सकते थे। मैंने इस दिन भी बताया था कि अगर ज्ञानी, मतलब ब्राह्मण का बेटा ज्ञानी नहीं है और वो योद्धा है तो उसे आप ब्राह्मण ना बोलकर क्या बोलोगे, क्षत्रिय। वैसे ही ब्राह्मण का बेटा अगर ज्ञानी ना होकर बिजनेसमैन है तो क्या बोलोगे उससे वैश्य। वैसे ही वैश्य का बेटा व्यापारी ना होकर ज्ञानी है तो क्या बोलोगे, ब्राह्मण। या फिर योद्धा है तो क्षत्रिय बोलोगे। ऐसे करके तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते थे, लेकिन शूद्र हमेशा शूद्र रहेगा, मतलब उसके बेटे को भी शूद्र बोला जाएगा, उसे कभी ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, उसे कभी क्षत्रिय नहीं बोला जाएगा, उसे कभी वैश्य नहीं बोला जाएगा। अभी तक ये कोई धार्मिक स्थिति नहीं थी, ये कोई जातवाद वाली बात नहीं थी यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जातवाद कहां पर पड़ गया, ये जब उत्तर वैदिक काल में यहां पर इन सबको जातिवाद में विभाजित कर दिया, तब से समस्याएं हमारे समाज में ज्यादा उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है। तो एक आपको ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, कि हमारी वर्ण व्यवस्था समाज के अंदर थी। और क्या याद रखना भाई, देखना सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था के अंदर देखोगे, सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की अगर यहां पर थोड़ी सी बात की जाए
तो यहां पर महिलाओं की जो स्थिति होती थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, मतलब पितृसत्तात्मक जरूर था समाज, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, यज्ञ में भाग लेती थी, ठीक है। और यहीं पर कुछ महिलाओं के नाम भी मिलते हैं, और कितनी बार पेपर में आ चुका और पता नहीं, हमको याद भी नहीं रहते। आज याद कर लेना इन सब नामों को जितने मैं बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो इसमें नाम मैं बता रहा हूं आपके लिए कौन कौन से थे। एक का नाम था यहां पर अपाला, एक का नाम था घोषा, एक का नाम था सिकता, एक का नाम था विश्ववारा, एक का नाम था गार्गी, और एक का नाम था एक नाम और था यहां पर, गार्गी, विश्वरा, सिकता, घोषा, अपाला और मुद्रा, ठीक है, मुद्रा, ठीक है। ऐसे करके कुछ नाम थे यहां पर, ठीक। ये 5-6 नाम है, ये बार बार पेपर वाला पूछता रहता है इनमें से कि बताइए कौन सी महिला ऋग्वेद में थी, ऐसे करके पूछता है आपसे। कौन सी महिला ऋग्वेद में नहीं था, कौन सा नाम ऋग्वेद के अंदर नहीं था। तो ये नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखने, ठीक है। तो यहां पर ये जिक्र मिलता है आपको। दूसरी बात अगर इनके बारे में और की जाए, महिलाओं के बारे में, महिलाएं यहां पर शिक्षा ग्रहण भी करती थी। जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण भी करती थी, और यहाँ की जो शिक्षा नीति थी वो गुरुकुल वाली थी, है ना। जो गुरुकुल वाली शिक्षा होती है, गुरुकुल वाली शिक्षा चलती थी यहाँ पर। और जो शिक्षा थी वो मौखिक होती थी, ऐसी कोई लिखित में नहीं थी। बस ये था कि सबको याद कराया जाता था कुछ ना कुछ, इस तरीके की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी था कि समाज में जो कोई लड़की अगर शादी नहीं करती थी, ठीक है, और वो अपने पिता के घर रहती थी, तो उसका अपने पिता की जो भी संपत्ति होती थी उसमें हिस्सा होता था, ठीक है। और ऐसी लड़की जो अविवाहित होती थी, शादी नहीं करती थी, उसको अमाजू बोलते थे। क्या बोलते थे? अमाजू। क्या बोलते थे? अमाजू उसको बोला जाता था। जो लड़की शादी नहीं करती थी उसे अमाजू बोलते थे, अविवाहित को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर, और क्या बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं से रिलेटेड, यहां पर देखोगे, यहां पर बाल विवाह के साक्ष्य नहीं है, बाल विवाह नहीं होता था। यहां पर बहु विवाह के साक्ष्य भी नहीं मिले। यहां पर अंतर जातीय साक्ष्य, शादी के साक्ष्य मिले, अंतर जातीय विवाह यहां पर हो जाते थे। यहां पर विधवा विवाह भी हो जाता था, ऐसा भी साक्ष्य मिला है। यहां पर सती प्रथा नहीं थी, ये भी साक्ष्य यहां पर मिला है। यहां पर जो पुरुष था वो एक शादी कर सकता था, मतलब एक पत्नी रखता था, लेकिन जो संपन्न व्यक्ति थे वो एक से ज्यादा भी रखते थे, मतलब हर जगह पैसे वालों की मार, ठीक है, कि वो एक से ज्यादा भी रखते थे। लेकिन इसके अलावा यहां पर ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि कुछ स्त्रियां भी एक से ज्यादा पति रखती थी, ठीक है, कुछ स्त्रियां भी एक से ज्यादा पति रखती थी। ऐसे एक का नाम दिया है यहां पर सूर्या 2 भाइयों के साथ रहती थी, ठीक है। अब बहुत लोगों का दिमाग चल रहा होगा उल्टा सीधा, ठीक है, बदतमीजों, ठीक। तो यहां पर ये सामाजिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखेगी। तो यहां पर जो मैंने बोला है सब नोट कर लेना है। इसके अलावा और क्या है, थोड़ा सा और क्या है यहां पर, वो भी देख लेते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। यहां पर अगर खान पान की बात की जाए, यहां पर खान पान की बात की जाए तो खान पान में क्या क्या था? खान पान में यहां पर क्या था? लोग अन्न खाते थे, फल खाते थे, दूध, दही, घी और मांस, ठीक है। वैसे देखो यहां पर जो मुख्य वो उत्पाद बताया गया है खाने के लिए, वो क्या बताया गया है? दूध से बने हुए उत्पाद को यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये चीज लेते थे। इसके अलावा यहां पर देखोगे उड़द की दाल भी थी, उड़द की दाल, उड़द, मूंग, धान्य, ये मिलता था। मांस के रूप में देखोगे तो बकरी का मांस, भेड़ का मांस, बैल का मांस, ये लोग खाते थे यहां पर। अगर गाय की बात की जाए तो गाय को अघन्या बोला गया है, अघन्या, ठीक है।
मतलब इसका मतलब है कि वध नहीं किया जा सकता, गाय का वध नहीं हो सकता था यहां पर, गाय के मांस को खाने के लिए यहां पर मनाही थी। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर गाय के वध के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गाय को खाना यहां पर गलत बताया गया था, लेकिन कहीं कहीं पर फिर भी गाय को खाने के साक्ष्य मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां के लोग मछली और नमक का प्रयोग भी नहीं करते थे। यहां के लोग मछली और नमक का प्रयोग भी नहीं करते थे। कुछ यहां पर और वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड आता है छोम, इसे बोलते हैं अलसी। ठीक है, अलसी का बना हुआ। और यहां पर मृग, ठीक है, ऊन, इनके बने हुए वस्त्रों का यूज करते थे लोग। ठीक है ना, छोम अलसी के लिए बोला गया है। मृग की चमड़ी और ऊन के बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अगर वस्त्रों में देखा जाए तो ये लोग पहनने में वास और अधिवास और उष्णीण, ठीक है ना, ऐसा कुछ नाम है, ये अजीब सा नाम है। ठीक है ना, इसको पगड़ी बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, पगड़ी। देखोगे, वास का मतलब है ऊपर वाले कपड़े, अधिवास का मतलब है नीचे वाले कपड़े, और उष्णीण का मतलब था यहां पर पगड़ी। ये तीन चीज यहां पर पहनने के अंदर यूज करते थे। ये लोग आभूषण का भी यूज करते थे। आभूषण में स्त्री और स्त्री और मर्द दोनों थे, दोनों आभूषण पहनते थे। यहां पर निष्क एक वर्ड यूज किया गया है, निष्क। ठीक है, और भी आएंगे आगे वर्ड, ये सब आ जाएंगे। निष्क, निष्क का मतलब है सोने के बने हुए आभूषण का यहां पर ये लोग यूज करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए रहेगा कि निष्क सोने के बने हुए आभूषण का यूज करते थे। अच्छा, यहां के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मनोरंजन की बात करोगे यहां पर, तो मनोरंजन के लिए ये लोग संगीत सुनते थे। ठीक है, रथ दौड़, घुड़दौड़, और क्रीड़ा स्थल में जाके खेलते भी थे। ठीक है, ये भी करते थे। और आखेटक बोलते हैं शिकार करते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके मतलब जुआ भी खेलते थे, जुआरी भी थे। ठीक है ना, क्या करते थे? जुआरी भी थे यहाँ के लोग। तो जुआ भी वहीं की देना, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जब वो लोग करते थे आप भी कर रहे हो तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये लोग जुआरी भी थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या रहेगी, यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में रहेगा। और मुझे लगता है कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मैंने बड़ी डिटेल्स में बताया है। मजा आ गया होगा आपको सुन के ये सारी चीजें। वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी होती चली आ रही है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखने। चलो आज के लिए मैं यहीं पर रोक देता हूं चैप्टर को। ठीक है, चलो यहीं पर रोक देता हूं मैं चैप्टर को। आगे बात करेंगे कल के चैप्टर में, इसको आगे बढ़ाएंगे एक पार्ट में, और वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगी। उसके बाद दो पार्ट या 3 पार्ट लगेंगे उत्तर वैदिक काल के अंदर। पूरी वैदिक सभ्यता फिर खत्म हो जाएगी। पूरी वैदिक सभ्यता को खत्म होने के लिए ज्यादा पार्ट की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। वहां पर जो मुद्रा नाम बताया था मैंने लेडीज का, उसका पूरा नाम था लोपा मुद्रा। ठीक है, लोपा मुद्रा था, उसको याद कर लेना। ठीक है, लोपा मुद्रा पूरा नाम था, वो वहां पर देख लेना। एक नाम मैंने लिया था मुद्रा, अपाला मुद्रा, सिक्ता, वहां पर नाम जो लिए थे, लोपा मुद्रा पूरा नाम था। चलो यहीं पर वीडियो को रुकता हूं। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे, वीडियो को शेयर करोगे आज, और सब्सक्राइब भी सभी से कराओ, जो भी पड़ोसी गड़ोसी घर में रिलेटिव दोस्त जो भी हैं सबसे कराओ। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज।